गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, हमने पिछला लेक्चर में सेल के बहुत सारे पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया था। बेसिकली हमने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को हमने उसमें डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आएगा वो चीज़ डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आज हम इतना डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको सेल मेम्ब्रेन के सारे स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन वाले स्ट्रक्चर्स सब के सब कैसे ट्रांसफ़र होता है, कैसे चैनल ओपन होता है, कहाँ पर इंटीग्रल प्रोटीन वगैरह सब आपको याद हो गया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए इधर आइए। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बच्चों क्या क्या इंक्लूड होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। क्लियर है? ये चार स्ट्रक्चर्स किस में आ जाते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आ जाते हैं। पहला हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं बात करूं, क्या है भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? कुछ भी नहीं है, कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट है, टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, उसे ही हम क्या बोलते हैं? जैसे यहां पर देखिए टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, मतलब दो कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। एक तो वो अपना कंपार्टमेंट डिवाइड करके बनाता है और दूसरा साइटोप्लाज्म वाला कंपार्टमेंट। आइए कैसे? यहाँ पर हमने रेड में देखिए ये वाला एक सेल हमने ड्रॉ किया हुआ है ना। इस सेल के बीच में हमने क्या दिखाया हुआ है? ये न्यूक्लियस है। ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल यानी जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप कि इसका जो एक मेम्ब्रेन तो है वो कंटिन्यूअस है, मतलब इनर मेम्ब्रेन। जो हमारा न्यूक्लियस भी क्या है? डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है ना। तो एक मेम्ब्रेन तो इनर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का कंटिन्यू है ना। और जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, वो देखिए डिवाइड हो गया है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, है ना। इसे ही हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आई बात? तो अब आपको क्या दिख रहा है? यहां पर दो कंपार्टमेंट दिख रहा होगा। एक तो इसका अपना अंदर वाला कंपार्टमेंट है ना, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर एक्सटेंड किया है ना। अंदर वाला कंपार्टमेंट उसको हम लोग ल्यूमिनल बोलते हैं, जो कि इनसाइड ईआर होता है। दो कंपार्टमेंट, सेल का दो कंपार्टमेंट हो गया। आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पॉइंट से देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला जो कि इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक, उसको हम लोग ल्यूमिनल बोलते हैं। और जो आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक है यानी साइटोप्लाज्म, इसको हम लोग एक्स्ट्रा ल्यूमिनल यानी साइटोप्लाज्म। इतनी चीजें क्लियर है? आप सबसे पहले ये चीज याद रखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स डिवाइड्स इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। एक उसका अपना कंपार्टमेंट जिसको हम लोग ल्यूमिनल बोलते हैं यानी इनसाइड ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल यानी कि साइटोप्लाज्म वाला। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके जिस पोर्शन पे अगर ये राइबोसोम प्रेजेंट है, इसके सरफेस पर क्या राइबोसोम प्रेजेंट है, तो ऐसे पार्ट को हम लोग बोल देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे ये वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसको हम लोग बोल देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, अब देखिए फंक्शन हम देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। हमने देख लिया रफ एंडोप्लाज्मिक में क्या होता है, राइबोसोम अटैच्ड टू द आउटर सरफेस, इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। ठीक है, काम क्या है? फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। ये आपको बहुत बार काम आएगा जब आप डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन है ना, ट्रांसलेशन वगैरह जब पढ़ेंगे तो वहां पे इसका बहुत काम है, वहां पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट आइए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इस पर क्या राइबोसोम एब्सेंट है, यानी लैक राइबोसोम ऑन आउटर सरफेस। और इसका काम क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिपिड सिंथेसिस का। क्या काम है? लिपिड सिंथेसिस की। यानी इन एनिमल सेल्स लिपिड्स लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन की बात करें तो आर सिंथेसाइजेस इन SER। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितनी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतनी चीजें आपको याद रखनी है, एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। जितनी चीजें मैं एक साफ सुथरा पढ़ा रहा हूं आपको वही चीजें याद रखनी।
क्या बोला हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में? कुछ नहीं, कि बना होता है टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से, उसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड होता है दो कंपार्टमेंट में, एक उसका अपना कंपार्टमेंट, उसको हम लोग लेमिनल बोलते हैं, जो इनसाइड ईआर होता है, और एक एक्स्ट्रा लेमिनल यानी जो कि साइटोप्लाज्म। समझ में आई बात? आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बताया भी हुआ, ये वाला एक्स्ट्रा लेमिनल, ये वाला ल्यूमिनल। क्लियर है? नेक्स्ट आ जी। तो यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जिस पार्ट पर राइबोसोम उसको सरफेस पर प्रेजेंट है उसको हम लोग रफ बोल रहे हैं, जिस पर नहीं है उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है लिपिड सिंथेसिस। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बोलो यस। इधर आइए, गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस की अगर मैं बात करूं, ये भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आएगा। इधर आइए, गोल्जी अपैरेटस की अगर मैं बात करूं तो इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कैमिलो गोल्जी। इन्होंने ऑब्जर्व किया था, और कब किया था? 1898 में। इन्हीं के नाम पर नाम रख दिया गया गोल्जी अपैरेटस। इनका नाम क्या था? कैमिलो गोल्जी। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, गोल्जी बॉडी की अगर मैं बात करूं तो डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर। कैसा? रेटिकुलर स्ट्रक्चर है। अब देखिए, नियर द न्यूक्लियस, मतलब यहां पर न्यूक्लियस है तो यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? ये गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होगा। समझ में आई बात? ये गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखिए कि जैसे मैं यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ हूं, मैं डायग्राम में बहुत वीक हूं बच्चों, उसके लिए आई एम सॉरी, बस बट आप एनसीईआरटी का डायग्राम अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम है, अब यहाँ पे देखिए, इसके दो पोर्शन हम देख रहे हैं, एक तो कॉन्वेक्स पोर्शन और एक कॉनकेव। जैसे आप मिरर की बात करें तो ये कॉनकेव हो जाता है और ये कॉन्वेक्स हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो ये वाले पोर्शन को, जो फेस है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉनकेव यानी ट्रांस फेज इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं, इसको हम लोग कॉन्वेक्स यानी सिस और फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं। क्लियर है इतनी चीजें? नेक्स्ट आइए, ये जो आपने एक दिख रहा है यहाँ पर सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है, ये है क्या? बोलिए जरा। ये है सिस्टर्नी है, इंपॉर्टेंट है, सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी है कि अगर डायमीटर की बात करें तो 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। क्या क्या हमने बता दिया? कुछ भी नहीं, गोल्जी अपैरेटस एक साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया है। 1898 में इन्होंने फर्स्ट टाइम में ऑब्जर्व किया था। उसका है क्या? डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के करीब में प्रेजेंट होता है, कंसिस्ट होता है सिस्टर्निया का। ये सब सिस्टर्निया है ना, स्टॉक्ड पैरेलल टू ईच अदर, है ना, पैरेलल टू ईच अदर है। और उसके बाद इसके दो फेस हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। कॉनकेव को ट्रांस बोल रहे हैं, कॉन्वेक्स को सिस बोल रहे हैं। फॉर्मिंग फेज इसको कहा जाता है, इसको मैच्योरिंग फेज कहा जाता है। क्लियर है? फिर हमने बोला कि ये सिस्टर्नी है, इसका डायमीटर 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर होता है। क्लियर? यस। अच्छा, काम इसके फंक्शन की बात करें एक्चुअल में, तो वो फंक्शन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि फॉर्मेशन ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड में काम करेगा। लेकिन पहला फंक्शन देखिए, परफॉर्म द पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स डिलीवर्ड टू आइदर इंट्रासेलुलर टारगेट और सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल। क्या करेगा? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, और उसको क्या करेगा? डिलीवर करेगा, या तो सेल के अंदर ही सारे पार्ट को देगा और सेल के बाहर भी सिक्रीट करेगा। इतनी चीजें क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, इंपॉर्टेंट साइट। गोल्जी अपैरेटस की बात करें, ये इंपॉर्टेंट साइट है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अब आपसे क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो आप बिना झिझक, बिना सोचे समझे आंख मूंद के आप गोल्जी अपैरेटस का नाम लेंगे। गोल्जी अपैरेटस के पार्ट से याद होने चाहिए, सिस्टर्निया जो पैरेलल टू ईच अदर है। ये कैसा है भाई? सिस्टर्निया स्टॉक्ड पैरेलल टू ईच अदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के करीब में प्रेजेंट होता है। सिस्टर्निया का डायमीटर कितना होता है? 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। इतनी चीजें क्लियर? दो फेस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉनकेव को हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांस, और कॉन्वेक्स को हम लोग सिस बोल रहे हैं। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आते हैं हम लोग लाइसोसोम पे। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का? लाइसोसोम। पहला हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा हमने देखा गोल्जी अपैरेटस, और तीसरा हम देख रहे हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम्स की अगर मैं बात करूं, ये भी अब जितने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो भी आएगा सब क्या है? बोलिए जरा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। तो इधर आइए, हम देख रहे हैं लाइसोसोम की बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है ना, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी अपैरेटस। ये पहले से प्रेजेंट नहीं होता,
इसका फॉर्मेशन होता है जब गोल्जी बॉडी में क्या पैकेजिंग ऑफ मटेरियल हो रहा होता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, लाइसोसोम। तो वही चीज है, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी apparatus। समझ में आई बात। नेक्स्ट आ जाइए, कंटेन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स। क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एंजाइम में लाइपेजेस की बात करें, प्रोटीएजेस की बात करें, कार्बोहाइड्रेसेस की बात करें, ये सब क्या काम है भाई, विच आर एक्टिव इन एसिडिक पीएच। और ये सब के सब एंजाइम्स अपने अपने पार्टिकल को क्या करेगा, डाइजेस्ट। जैसे लैपेज एंजाइम की बात करें तो ये किसका डाइजेशन करेगा, लिपिड का। और अगर प्रोटीएजेस की बात करें तो प्रोटीन का डाइजेस्ट करेगा। देखो प्रोटीन का डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीएजेस, मतलब जो पार्टिकल, जो फूड हमारे पास प्रेजेंट है, जो भी सब्सटेंसेस हमारे पास प्रेजेंट है, उसके आखिर में एज लगा दो, ASE, तो वो उसका एंजाइम हो जाता है। जैसे लिपिड का क्या है, लाइपेज। प्रोटीन का क्या है, प्रोटीन का एंजाइम, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीएजेस। कार्बोहाइड्रेजेस, किसको, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला। समझ में आई बात। वही चीजें देखिए, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग कहा जाता है। सुसाइडल बैग इसलिए, ये मत सोचिएगा कि हम जो सुसाइड होते हैं तो वो वही कर रहा होता है, ऐसा मत सोचिएगा। सुसाइडल बैग का मतलब है कि बहुत सारे पार्टिकल्स को क्या करते हैं, अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। तो वही चीजें देखिए, एंजाइम्स कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर क्या करवाता है, डाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितनी चीजें आप ले रहे होते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वो सब कौन करवा रहा होता है, लाइसोसोम, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स, सबके लिए। तो ये तो था हमारा लाइसोसोम। क्या क्या बोल दिया हमने लाइसोसोम्स में, कुछ नहीं बोला बच्चों, हमने बोला मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ये बनता है कब, जबकि प्रोसेस होता है मटेरियल पैकेजिंग का, कहाँ, गोल्जी apparatus में। फिर मैंने बोला इसके पास हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होता है, जैसे लिपिड के लिए लाइपेज, प्रोटीन के लिए प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेट के कार्बोहाइड्रेसेस, ये सब उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ब्रांड क्वेश्चन है, सब जानते हैं। और उसके बाद इनका फंक्शन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। समझ में आई बात। नेक्स्ट आइए, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स की अगर मैं बात करूं, वैक्यूल्स मतलब एक तरह की कैविटी। वैक्यूल की बात करूं तो मेम्ब्रेन बाउंड शेप या स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। पहली बात, वैक्यूल कैसा होता है, मेम्ब्रेन इसके पास प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए एक वैक्यूल है, ये मेम्ब्रेन से क्या है, बधा हुआ है ना, मेम्ब्रेन है उसके ऊपर में। तो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, और वैक्यूल एक्चुअल में है क्या, स्पेस है। एक्चुअल में है क्या, स्पेस है, जो कहाँ पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म में। तो वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, और ये स्पेस है एक तरह का, मतलब एक तरह का स्पेस कवर कर रहा होता है। कहाँ पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म में। अब देखिए फंक्शंस, इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं कि इसके पास क्या क्या होता है। कंटेंट्स, इसमें वाटर स्टोर रहता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ना, अदर मटेरियल्स एंड विच आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल। जो सेल के लिए यूजफुल नहीं होता है, यानी वेस्टेज प्रोडक्ट की बात करें, वो कहाँ स्टोर होता है, वैक्यूल में। समझ में आई बात। नेक्स्ट आ जाइए, द वैक्यूल बाउंड्स बाय सिंगल मेम्ब्रेन। वैक्यूल के पास एक ही मेम्ब्रेन होता है, और उस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं, बहुत प्यारा नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। तो मतलब वैक्यूल का जो ये मेम्ब्रेन था, जैसे मान लीजिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, वैक्यूल बोल रहे हैं, और इसके मेम्ब्रेन को हम क्या बोल रहे हैं, टोनोप्लास्ट। क्लियर है। अब देखिए टोनोप्लास्ट की बात करें, ये सॉरी टोनोप्लास्ट नहीं, वैक्यूल की बात करें, प्लांट सेल में कितना 90% स्पेस जो कि कौन करता है, वैक्यूल ले लेता है। जैसे मैं अगर प्लांट सेल की बात करूं, जैसे ले लीजिए मैंने ये देखा, ये प्लांट सेल है, ये क्या है, प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल में 90% जगह कौन ले लेगा, वैक्यूल ले लेगा। और इसका न्यूक्लियस कहाँ आ जाएगा बच्चों, सरफेस पर। देखिए न्यूक्लियस कहाँ जाएगा, पेरीफेरी में आ जाएगा। समझ में आई बात, पेरीफेरी में। तो खैर वो बात की बात है। तो वैक्यूल 90% स्पेस ऑफ वैक्यूल किसमें, प्लांट सेल में। प्लांट सेल में फंक्शन क्या है, देखो फंक्शन की बात करें तो टोनोप्लास्ट जो होता है वो फैसिलिटेट होता है, फैसिलिटेट अगेंस्ट प्रेशर ग्रेडियंट टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड अदर सब्सटेंसेस।
मतलब जो वैक्यूल में सैप्स वाटर्स ये सारी चीजें प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है टोनोप्लास्ट क्या करेगा, एक तरह का फैसिलिटेट करेगा, एक तरह का डिफ्यूजन शो करेगा, जब नीड होगी तब देगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट आ जाइए, अमीबा की बात करें तो इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच टाइप्स ऑफ वैक्यूल प्रेजेंट इन अमीबा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है किसके लिए क्या काम करता है अमीबा में? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। समझ में आई बात। नेक्स्ट आ जाइए, फूड वैक्यूल की बात करें तो फूड वैक्यूल प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर्स हैं सब में क्या होता है, फॉर्म होता है, और वो काम क्या करता है, सिर्फ एक ही काम करता है, डाइजेशन ऑफ फूड। क्लियर है? तो मतलब प्रोकैरियोट के केस में, सॉरी प्रोकैरियोट बोल रहे हैं, प्रोटिस्टा के मेंबर्स में यानी कि फॉर्म्ड होता है फूड वैक्यूल, है ना। जब आप एनिमल किंगडम पढ़े थे तो वहां पर मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई थी। इसका काम क्या होता है? फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। क्लियर है? नेक्स्ट आइए बच्चों, हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सारा डिस्कस कर लिया है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सारा डिस्कस कर लिया है हमने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस किया विद द डायग्राम। हमने यहाँ पर गोल्जी अपरेटस के बारे में डिस्कस किया विद द डायग्राम। हमने यहाँ पे लाइसोसोम के बारे में डिस्कस किया विदाउट डायग्राम, क्योंकि इसका डायग्राम हम क्यों क्या बनाए, एक ही तरह का स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलर। समझ में आई बात। नेक्स्ट हमने देखा है वैक्यूल की बात करें, वैक्यूल का भी हमने विद द डायग्राम हमने डिस्कशन कर लिया है। वैक्यूल का फिर एक बार देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेम्ब्रेन बाउंड है। ये एक ऐसा स्पेस है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और अदर मटेरियल से कंटेन करता है। वैक्यूल जो होता है उसके पास एक मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन, उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। प्लांट सेल में 90% वैक्यूल स्पेस कवर कर रहा होता है। फंक्शन क्या होता है? टोनोप्लास्ट क्या होता है? फैसिलिटेट होता है अगेंस्ट द प्रेशर ग्रेडियंट, और वहां से वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है आयंस और उसके बाद अदर सब्सटेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अमीबा में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो क्या काम कर रहा होता है? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। नेक्स्ट देखिए, फूड वैक्यूल से प्रोटिस्टा के केस में फॉर्म होता है जो कि फूड का डाइजेशन करवाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पे। कहाँ जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सुनते ही एक माइंड में क्वेश्चन आता है, Why it is called पावर हाउस? इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस। क्यों इसको पावर हाउस कहा जाता है? बिकॉज इसमें एनर्जी क्या हो रहा होता है? प्रोड्यूस हो रहा होता है, इसलिए कहा जाता है। देखिए वही चीजें, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। पहली बात, पहला क्वेश्चन डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अब यहां से क्वेश्चन आपके मेडिकल में कहीं भी, जैसे मैं लूंगा टेस्ट उसमें क्या पूछ लूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स, यानी हाउ मेनी पॉइंट्स विच इज मेंशन्ड बिलो दे हैव अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। या फिर आपको मैं पूछ लूं डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन कौन है, तो मैं एक नहीं दूंगा, जैसे डीएनए कई दे दूंगा और वहां से सिलेक्ट करने बोलूंगा डबल मेम्ब्रेन के बाद तो कौन कौन में है। समझ में आए बात? इस टाइप से। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो स्मूथ हो जाए। जैसे आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, स्मूथ है, उसकी कोई चीज की बात नहीं है, एक स्मूथ मेम्ब्रेन है, बस बात खत्म। लेकिन इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो वो बहुत सारा फोल्डिंग क्या कर रहा होता है? बना रहा होता है। तो फॉर्म्स नंबर ऑफ फोल्डिंग्स, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टीय। क्या बोलते हैं? क्रिस्टीय। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ क्रिस्टीय। ठीक है। इनर कंपाउंड जो होता है, इसका अंदर का जो कंपाउंड होता है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। डीएनए कैसा होता है? इसके पास सर्कुलर होता है। इतनी चीजें क्लियर है। अब जैसे मैं एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है मैंने, किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का ये वाला आउटर मेम्ब्रेन है, और नीचे वाला ये देखिए, ये जो ऐसे गया हुआ ब्लैक वाला, ये वाला ऐसे ऐसे, ये इनर मेम्ब्रेन है। समझ में आई बात? तो इनर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन देख रहे हैं, तो वही चीज है। इनर मेम्ब्रेन की बात करें जो क्रिस्टीय है, इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्रिस्टीय की वजह से क्या देखने को मिलता है कि सरफेस एरिया इसका बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इसके अंदर क्या है? राइबोसोम। वो भी कौन सा राइबोसोम? 70S। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, पूछा जाता है। कौन सा राइबोसोम? 70S। यहां पर देखिए बीच में जितनी भी कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं वो क्या है? मैट्रिक्स है। ये वाला जो स्ट्रक्चर्स है ये सारे के सारे क्रिस्ट है। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं क्या है? क्रिस्टी है। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। समझ में आई बात? अगर मैं शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसा होगा? सिलिंड्रिकल होगा। कैसा होगा? सिलिंड्रिकल होगा। इसके डायमीटर की अगर मैं बात करूं तो 0.221 माइक्रोमीटर होगा। एवरेज में आप याद रख सकते हैं 0.5 माइक्रोमीटर। क्या याद रख सकते हैं? 0.5 माइक्रो। लेंथ की बात करूं तो 0.1 to 4.1 माइक्रोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेंथ एंड डायमीटर किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। शेप कैसा? सिलिंड्रिकल। इतनी चीजें समझ में आई। नेक्स्ट आ जाइए, फंक्शन की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए क्वेश्चन फंक्शन से होता है ज्यादातर, इसलिए याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को।
आइए इधर देखते हैं हम फंक्शंस की बात करें। सबसे पहला पॉइंट, कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज हेयर एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन जब होगा तो उस वक्त क्या होता है? प्रोड्यूस्ड सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। समझ में आई बात? नेक्स्ट आ जाइए, अगला पॉइंट जो कि मैं बता रखा हूं, हैव अ सिंगल सर्कुलर डीएनए। तो सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम 70s टाइप, अब ये भी डिस्कस कर चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड जो होगा वो बाय बाइनरी फिजन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछना चाहे तो बता सकते। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो डिवाइड होता है वो बाय बाइनरी फिजन होता है। समझ में आई बात? तो ये चीजें थी, कुछ खास नहीं था। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में फिर से देख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट हमने देखा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। पहला मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ होगा, इनर मेम्ब्रेन जो होगा वो इनफोल्डिंग के फॉर्मेशन करेगा। नंबर ऑफ इनफोल्डिंग का उसको हम लोग क्रिस्टीय बोलते हैं और ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को, किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। क्लियर? फिर हमने बोला इनर कंपाउंड कॉल्ड मैट्रिक्स। डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर होगा। हमने यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है बच्चों। डायग्राम जैसा भी हो आप अच्छे से ड्रॉ करना। इसमें देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये आउटर, ये इनर, ये नीचे वाला क्रिस्टी है। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो आपको बहुत सारा दिख रहा है। अब इसके बीच में मैट्रिक्स प्रेजेंट है। यहाँ पर राइबोसोम है जिसको हम लोग 70s बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए डीएनए प्रेजेंट है। शेप कैसा है? सिलिंड्रिकल है। डायमीटर ऑन एन एवरेज आप याद रखेंगे 0.5 माइक्रोमीटर और इसका लेंथ है इसका क्या याद रखेंगे? 0.1 to 4.1 ऑन एन एवरेज भी इसका निकाल के आप याद रख सकते हैं, लेकिन ये चीज मेंशन है डेटा तो याद रखिएगा। फंक्शन की बात करें, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है क्योंकि इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वह किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में। क्लियर है? फिर सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल भी होता है, राइबोसोम 70s का होता है और बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड होता है। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं, आगे फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।